वेक्टरों को गुणा करने की एक और विधि है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को आउटर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का अधिकतर इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। साधारणतः जब आप इस विधि से गुणा करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप आशा करते हैं दो वेक्टरों के बीच क्रॉस का उपयोग करना होता है और फिर गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। दाईं ओर आपके पास एन कैप के रूप में एक वेक्टर है, यानी दाईं ओर एक वेक्टर है। इसका मतलब है कि इस विधि से प्राप्त गुणनफल एक वेक्टर होता है। एन कैप का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसा वेक्टर जो दोनों यानी ए और बी दोनों के लंबवत परपेंडिकुलर होता है। इसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच कोण थीटा है। ये थीटा यहां साइन थीटा के रूप में आया है। आपको ए क्रॉस बी निकालना है। दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण यहां थीटा है। ए क्रॉस बी दोनों के लंबवत दिशा में होगा। अब दो संभावनाएं हैं इन दोनों के लंबवत। देखिए ए बी, इन दोनों के लंबवत यह भी होगा सामान्यतः बाहर की ओर और यह भी होगा सामान्यतः अंदर की ओर। तो यह कैसे तय करें कि यह सामान्यतः बाहर की ओर है या अंदर की ओर? इसके लिए हमारे पास एक नियम है जिसे राइट हैंड कर्ल रूल कहा जाता है। कर्ल का मतलब है घुमाना। यह है कर्लिंग, उंगलियों को घुमाना। आप उंगलियों को घुमाने से अच्छी तरह परिचित हैं। जब आप अपने दाएं हाथ को इस तरह घुमाते हैं तो यह सीधा अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को दर्शाएगा। फिर से सुनिए, अगर आप अपनी उंगलियों को ए से बी की ओर घुमाते हैं, इस तरह अपनी उंगलियां ए पर रखें और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं। अब यह ए क्रॉस बी की दिशा है। यहां यह सामान्यतः बाहर की ओर है। अब मान लीजिए आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं। याद रखिए यह ए क्रॉस बी था। अगर आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, अब अपनी उंगलियां बी पर रखें और आप बी से ए की ओर घुमाएं। क्योंकि बी पहले है इसलिए आपको इसे बी पर रखना होगा और अपनी उंगलियों को बी से ए की ओर घुमाएं। यह संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आपको परिणाम को उलटना होगा। अब परिणाम इस दिशा में होगा। अपनी उंगलियां रखें बी से ए की ओर। यह सामान्यतः अंदर की ओर होता है, तो यहां यह अंदर की ओर है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यह x है, यह y है, x क्रॉस y, ये z की दिशा में है। तो ये बहुत सरल और याद रखने योग्य है। ये आपकी बहुत मदद करता है। x क्रॉस y हमेशा z अक्ष के साथ होगा। अगर दोनों प्लस हैं तो ये भी प्लस होगा। अब थीटा के मान पर निर्भर करता है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट के मामले में था। यहां भी अगर थीटा बदलता है तो इसका मान भी बदल जाएगा। ये कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप a क्रॉस b लिखते हैं तो वह b क्रॉस a के बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यह गैर परिवर्तनीय नॉन कम्यूटेटिव है। क्यों? ए क्रॉस बी बाहर की ओर है तो बी क्रॉस ए दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। इसे यह भी कहा जाता है कि वे एंटी कम्यूटेटिव हैं। एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? दोनों विपरीत होते हैं, वे बराबर होते हैं लेकिन साथ ही विपरीत भी होते हैं, फिर वे वितरित भी होते हैं।
वितरित का मतलब है कि अगर b प्लस सी को एक साथ क्रॉस मेथड से a के साथ गुणा किया जाए तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अब चलिए देखते हैं थीटा बदलने का क्रॉस प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ता है। अगर आप थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा का मान 1 होता है, यानी यह अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि a क्रॉस b का परिणाम अधिकतम होगा जब आप थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे। यह बिल्कुल इसी तरह से होगा कि यहाँ n कैप जरूरी है क्योंकि यह एक वेक्टर होना चाहिए। अगर आप इस n को हटाना चाहते हैं तो आप यहां मॉड लगा दें। मॉड का मतलब है अब कोई दिशा नहीं, केवल परिमाण। फिर उस स्थिति में आप इसे ए बी थीटा 90 लिखेंगे। हमने दोनों वेक्टरों के बीच थीटा 90 माना है। सबसे अच्छा उदाहरण होगा x और y। बेहतर होगा कि इसे i वेक्टर और j कहें। ये दोनों 90 डिग्री पर होंगे। फिर i क्रॉस j, ये एक वेक्टर होगा। मैंने आपको बताया था x क्रॉस y z। यहां ये i क्रॉस j k बन जाता है। इसी तरह j क्रॉस k i और k क्रॉस i वह j के बराबर होगा। आइए मान लेते हैं उनके बीच का कोण 0 या 180 दोनों ही मामलों में है। जब यह 0 या 180 डिग्री होता है तो दोनों ही मामलों में साइन थीटा 0 के बराबर होता है। अगर दो वेक्टरों के बीच कोण 0 है तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों समानांतर हैं। अगर उनके बीच 180 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब है कि वे एंटी पैरेलल हैं। मतलब अगर दो वेक्टर समानांतर हैं या विपरीत साइन थीटा 0 और उस स्थिति में यह होगा I। मैंने एक गलती कर दी है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती क्या है? यह क्रॉस प्रोडक्ट है और यहां इसे एक वेक्टर होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, इसलिए आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, यहां वेक्टर होना चाहिए। अब आप सही हैं, यानी दो समानांतर या एंटी पैरेलल वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको लंबवत वेक्टरों के लिए संकेत बताया था और यहां यह समानांतर या एंटी पैरेलल वेक्टरों के लिए संकेत है। आपको दोनों के लिए एक सामान्य शब्द याद रखना चाहिए। आपको समानांतर या एंटी पैरेलल कहने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल कोलिनियर कह सकते हैं। जब वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। याद रखिए I क्रॉस I, इसे दोहराइए। स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं कि दोनों समानांतर हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। उनका क्रॉस प्रोडक्ट J क्रॉस J, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये सब 0 ही होगा। ये 0 वेक्टर है। अब आइए एक सूत्र नोट करें। बेहतर होगा कि मैं इसकी मदद ले लूं। ये एक निर्धारक है। बस I J K A X A Y A Z B X B Y B Z। आपके पास दो वेक्टर हैं। सदिश A अर्थात A X I A Y J A Z K। इस सदिश A के 3 घटकों को एक पंक्ति में लिया गया है। इसी तरह सदिश A के 3 घटक B के घटकों को दूसरी पंक्ति में लिया जाएगा और आपको A क्रॉस B निकालना है। अगर आप बहुत प्राथमिक विधि अपनाते हैं जिसमें आप एक पद लेते हैं और उसे 3 से गुणा करते हैं, फिर एक और पद लेते हैं और उसे 3 से गुणा करते हैं, तो आपके पास कुल 9 पद आ जाएंगे और इसके अलावा यह पूरी तरह समय की बर्बादी होगी और आपकी गति बैलगाड़ी जैसी होगी। इसके लिए आपको एक बहुत ही तैयार फॉर्मूला चाहिए और वह यहाँ दिया गया है। आप बस ए बी 6 बार उनके बीच माइनस साइन के साथ लिखते हैं। शुरुआत y से करें, इसी तरह आगे बढ़ें। यह वह गुणनफल है। अगर आपको याद है
तो आपको यह चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आपको याद होना चाहिए। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, यह बराबर है, यहां वेक्टर का उपयोग करना बेहतर है क्योंकि जे वाई अक्ष के साथ यूनिट वेक्टर के लिए है। कोणीय संवेग यह r क्रॉस p के बराबर है। यह क्रॉस प्रोडक्ट का उदाहरण है। टॉर्क ये r क्रॉस f के बराबर है। इसी तरह रैखिक वेग, लीनियर वेलोसिटी, आप देखेंगे कि हर कोई यह सूत्र याद रखता है। जब आप अपनी निचली माध्यमिक कक्षा पूरी करते हैं तब भी आप यह चीज जानते हैं, लेकिन यह स्केलर दृष्टिकोण से सही है। अगर आप इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो ओमेगा को पहले लिखना होगा। मैं इसे पहले लिखने को लेकर इतना विशेष क्यों हूं? क्योंकि आप जानते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप A को A क्रॉस B में पहले लिखते हैं या B को B क्रॉस A में पहले लिखते हैं। इससे दिशा पर प्रभाव पड़ता है।